महिला, युवा और हमारा वो किसान जो धरती का सीना चीर करके अन्न पैदा करने वाला है। हमारा ये बजट इसी सिद्धांत को आत्मसात करते हुए प्रदेश को आगे ले जाने वाला ये हमारा प्रयास। हम प्रदेश के लिए विकसित राजस्थान 2047 के विजन को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। आम जन की जरूरतें, उम्मीदें पर पूर्णतः खरा उतरने वाला इस बजट से विपक्ष को स्वयं के अस्तित्व को इतनी चिंता हो गई है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष को लगता है कि प्रदेश में उनकी पार्टी का भविष्य अंधकार में है। इसलिए उन्होंने 16 जुलाई 2024 को सदन में अपने बजट वक्तव्य में कहा कि निराशाजनक होने की संज्ञा दी थी। आपको इस बजट की आलोचना करने के लिए शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए आप अपने अंदर की भावनाओं को प्रकट कर खींच मिटाने का प्रयास भी आप कर रहे हैं। आपको इस बात से और भी अधिक निराशा हुई कि आपके कई साथियों ने खुले मन से तथा कुछ साथियों ने दबी जुबान से इस बजट की प्रशंसा की। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे 10 संकल्पों का उद्देश्य प्रदेशवासियों की खुशहाली के साथ ही विकसित राजस्थान का निर्माण, विकसित राजस्थान की हमारी संकल्पना के अनुसार राज्य के सभी वर्ग, विशेषकर गरीब, वंचित, युवा, महिला, कृषक, सभी का विकास। इसमें अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक लाभ होना चाहिए। आधारभूत ढांचे का विकास, उद्योग धंधे, कृषि, सेवा के क्षेत्र में विस्तार से राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, जिससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिसका लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के वरिष्ठ नेता, जिनमें माननीय नेता प्रतिपक्ष भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अभी उन्होंने एक कविता सुनाई थी, अरे आपका कंपटीशन तो डोटासरा जी से है, अरे विवेक जी से क्या दुश्मनी है। आपने कहा, अभी अभी एक पंक्ति सुनाई थी तो मैं देख रहा था, उसमें विवेक जी का नाम आया। अरे आपकी कंपटीशन डोटासरा जी से, विवेक जी से क्यों ऐसा कर रहे हो? ये तो नहीं करना चाहिए। रोहित जी, बजट सामान्य चर्चा था, ऐसे पूरे बजट में बजट के अलावा अन्य विषयों पर मात्र अनर्गल बातें करने में ही कीमती समय गया है। अगर कीमती समय गया है, ऐसा लग रहा था कि मानो इन वरिष्ठ सदस्यों को प्रदेश व प्रदेशवासियों की कोई चिंता नहीं है। मैं माननीय सदन में आज वित्त विधेयक एवं वित्तीय विधेयक पर चर्चा करते हुए बजट से संबंधित कुछ मुद्दों पर सभी का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा, किंतु इससे पूर्व सदन का नेता होने के कारण यह भी मेरा दायित्व है कि हमारे इन साथियों द्वारा निरंतर फैलाए जा रहे भ्रम और झूठ के बारे में भी स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के लोग हमेशा संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि जरा मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी मैं कहना चाहता हूं, एक बार अंतरात्मा की आवाज आप अपनी सुनिए कि लोकतंत्र में आपने कितना ध्यान रखा है। संविधान व लोकतंत्र की बातें करने वाले नेता प्रतिपक्ष जी को मैं लोकतंत्र का वो काला दिवस 25 जून 1975 भी याद दिलाना चाहता हूं, जिस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने मात्र अपने पद को बचाने के लिए आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र का गला घोंटते हुए लोकतंत्र की हत्या की थी। जनता के अधिकारों की आवाज उठाने वाले अधिकांश नेताओं तथा अन्य विरोधियों को मीसा के अंतर्गत जेल में डाल दिया गया था।
इस दौरान न्यायपालिका के अधिकारों पर कुठाराघात किया गया था। इसके साथ ही मीडिया पर भी सेंसरशिप लगा दिया गया था। संविधान में भी संशोधन कर लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल में बढ़ोतरी कर दी गई थी। ये बात उस दौर को देख चुके लोगों के साथ ही आज की नई पीढ़ी के लिए भी सबक के रूप में याद रख सके, इसलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को भी यह ध्यान रहे कि 25 जून को किस तरह से लोकतंत्र का गला घोंटा गया था और देश के अंदर किस तरह से अराजकता फैलाई गई थी। इससे पहले बात करने से पहले लोकतंत्र की हमें अपने आप को भी सोचना पड़ेगा। यही नहीं, केंद्र में आपके पास भी आ रहा हूं, आपको भी बता रहा हूं, माननीय सदस्य, यही नहीं, माननीय सदस्य बैठिए। यही नहीं, आपके विपक्ष के नेता को पूरी तरह सुना गया है। अभी आपको भी विपक्ष के नेता या सदन के नेता को सुनना पड़ेगा। यही नहीं, केंद्र में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के प्रारंभ में आपसे कहना चाहते हैं, इतिहास देख लीजिए, इतिहास गवाह है। 1953 से लेकर के 2014 तक 50 बार से अधिक राज्यों में जनता के द्वारा चुनी हुई विपक्षी दलों की सरकारों को संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन करते हुए बर्खास्त किया गया था। उदाहरण स्वरूप 1959 में केरल में, अगर उदाहरण दूं तो बहुत हैं, 1974 में गुजरात में, 1976 में तमिलनाडु में, 1980 में व 1992 में राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा था। पूर्ववर्ती में मणिपुर व नागालैंड तथा पंजाब, जम्मू कश्मीर, बिहार में निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया गया था। जबकि हम लोकतंत्र के मूल्यों एवं लोकतंत्र में पूरा विश्वास रखते हैं, हमारी केंद्र सरकार द्वारा कभी भी इनकी तरह आनन फानन में चुनी हुई सरकारों को कभी बर्खास्त नहीं किया गया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपने जिस तरह से हमेशा लोकतंत्र की बात करते हुए लोकतंत्र की हत्या आपने की है। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने एक और भ्रम फैलाया। 16 जुलाई 1924 को सदन में कहा था, मैं याद दिला रहा हूं आपको, कि योजनाओं का नाम बदल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी नहर वो लेकर आए। मैं नेता प्रतिपक्ष के सामान्य ज्ञान को दुरुस्त करते हुए सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि जब रेगिस्तानी इलाके से राहगीर भी नहीं गुजरना चाहते थे, तब बीकानेर के महाराज गंगा सिंह जी ने रेगिस्तान के दौरों को चीरते हुए नहर बनवा दी थी। और माननीय अध्यक्ष जी, यह वर्ष 1927 में गंग नहर पूरी हुई तो उन्होंने इंजीनियर कंवर सेन से बीकानेर से जैसलमेर तक दूसरी नहर का नक्शा तैयार करने को कहा, जो 1938 में ही बन गया था। आजादी के पश्चात सरकार ने इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। इसका शुरुआती नाम राजस्थान नहर था। मेरे से पहले कई सीनियर माननीय सदस्य बैठे हैं, आप उनको भी पूछ सकते हैं कि उस नहर का नाम राजस्थान नहर था। राजस्थान में पहली नहर थी, इसलिए राजस्थान के लोगों को गौरव भी होता था कि हमारे राजस्थान के नाम पर वो नहर है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपसे कि इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जिसकी शुरुआती नाम राजस्थानी नहर था, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए नहर का नाम 1984 में बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया है। जयपुर जोधपुर में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट बन गया क्या? बताइए मेरे को। केंद्रीय बस स्टैंड सिंधी कैंप जयपुर का मल्टी मॉडल इंटीग्रेट ISPT हब के रूप में विकास हो गया क्या? अरे बताइए भाई, ये तो मैं वो बता रहा हूं आपको
जो इनके घोषणा पत्र में है। मैं ध्यान दिला रहा हूं, रोडवेज बेड़े में सर्विस मॉडल पर 1000 नई बसें आ गई क्या? प्रत्येक जिले में ITI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकास होगा, हो गया क्या? ये तो मैं पिछले बजट की बता रहा हूं साहब। इसलिए आपकी गत सरकार पर तो पुरानी कहावत ठीक बैठती है कि थोता चना बाजे घना। हमारी सरकार के गत कार्यकाल वर्ष 2013 से 18 तक की तुलना कांग्रेस की गत सरकार से करने पर हमें ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, कहां तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहा चिरागा मसे सर नहीं शहर के लिए, ये कहा। माननीय अध्यक्ष जी, पंचायती राज संस्थान के बारे में माननीय हमारे प्रतिपक्ष के नेता बात कर रहे थे। मैं बताना चाहता हूं, वो मेरे से भी कह रहे थे, मैंने उन सरपंचों को बताया था कि नरेगा के माध्यम से जो हमारा एक पेड़ मां के नाम जो हमारा अभियान चल रहा है, इसमें आप काम कर सकते हैं। मैंने मेरे काम का सिर्फ एक उदाहरण दिया था और उनसे कहा था कि जब सरपंच था तो मैंने कहा था कि मैं आई कैंप लगवाना चाहता हूं। तो जो आई कैंप लगाने वाली थी कि ग्राम पंचायत, मेरे को सीओ ने कहा कि ग्राम पंचायत नहीं लगा सकती। मैंने कहा ग्राम पंचायत स्वायत्त संस्था है, लगा सकती है। फिर मैंने आकर के यहाँ पत्र लिखा और पत्र में पंचायत राज संस्थान से मेरे को लेटर गया। फिर मैंने आई कैंप वहां सरपंच रहते हुए ग्राम पंचायत से मैंने आई कैंप लगाया था। तो मैंने ये बात जिक्र किया था नरेगा की। माननीय प्रतिपक्ष के नेता कह रहे, उन्होंने ये कहा कि नरेगा के माध्यम से हम वृक्ष मित्र बनाते हुए हम 200 पेड़ पर अगर हम एक नरेगा का व्यक्ति रखेंगे तो हमारे पर्यावरण की स्थिति सुधरेगी। लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, विपक्ष के द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को अनुदान कम करने का मिथ्या आरोप भी लगाया है। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि आरोप के ठीक उलट हमारी सरकार द्वारा तो पंचायत राज संस्था एवं स्थानीय निकायों को वित्तीय दृष्टि से मजबूत करने के लिए वर्ष 2024-25 में राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 7% कर दिया है। इस वृद्धि के कारण राज्य की इन संस्थाओं को कई सौ करोड़ रुपए अधिक की राशि मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी अवगत कराना चाहूंगा कि कांग्रेस के शासनकाल में पंचायत राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार वर्ष 2019 और 20 से 2023-24 तक राशि 20,984 करोड़ रुपए हस्तांतरित की जानी थी, जबकि इनके द्वारा मात्र 13,870 करोड़ रुपए यानी राशि 7,114 करोड़ रुपए कम हस्तांतरित की गई। यदि ये पूरी राशि देते, इसका कारण बताता हूं मैं क्यों है। अगर ये पूरी राशि देते तो इनका राजकोषीय घाटा और भी अधिक होता। हमने अल्प अवधि में ही 1,300 करोड़ रुपए से अधिक हस्तांतरित कर दिए हैं। वह शीघ्र ही 1,000 करोड़ रुपए और हस्तांतरित किए जा रहे हैं। मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस राशि के अतिरिक्त हमने केंद्रीय वित्त आयोग की लगभग 2,800 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित कर दी गई है। पंचायत राज्यों को कांग्रेस की गत सरकार द्वारा कितना सहयोग दिया गया था, यह इसी बात से दिख जाता है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत सामग्री मद के 3,000 करोड़ रुपए से अधिक लंबित होने पर भी इनके द्वारा ना तो स्टेट शेयर दिया गया, ना ही केंद्र से समयबद्ध रूप से हिस्सा राशि प्राप्त की गई। हमने इसी अल्प अवधि में केंद्र सरकार के सहयोग से इस हेतु 1,500 करोड़ रुपए का भुगतान की व्यवस्था कर ली है। माननीय अध्यक्ष जी,
कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के प्रथम 6 माह के कुछ मैं आंकड़े पेश करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा मात्र 6 महीने में जिस रीति, नीति, गति और संकल्प के साथ काम किया जा रहा है, उसकी तुलना में कांग्रेस सरकार के प्रथम 7 माह के आंकड़े इन आंकड़ों के साथ सदन के समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम सड़कों पर व्यय की बात करें तो 2018 से जून 2019 तक पूर्व सरकार ने 3981 करोड़ किया था। हमारी सरकार जून 2023 से जून 24 तक 7521 करोड़ रुपए किया गया है, जो कि 88.92 ज्यादा है। पेयजल योजना पर अगर व्यय की बात करें तो आपने 2104 किया था, हमने 5534 यानी 163% अधिक किया है। सिंचाई योजना पर व्यय की बात करें, आपका 1070 था, हमारा 3120, आपसे 3 गुना था, हमारा आपसे 3 गुना है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की बात करें, आपका 3569 है, हमारा 6270 में 76% ज्यादा है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में जो द्वारा व्यय हुआ है, आपका 171 था, हमारा 943, 5 गुने से अधिक किया है। केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा अल्पकालीन ऋण वितरण आपने 1459 किया था, हमने 17,686 या कि 12 गुना आपसे ज्यादा हमने किया है। राजस्व प्राप्ति खनन की अगर बात करें तो आपने 2904 किया था, हमने 4858 किया है, जो 67% से भी अधिक है। तारबंदी पर अगर व्यय करें तो आपने मात्र 1 करोड़ रुपए खर्च किया था, हमने 117 करोड़ रुपए खर्च किया है। अब इसमें अध्यक्ष जी मैं प्रतिशत क्या बताऊं, इसमें कितना गुना बताऊं, कितना प्रतिशत बताऊं, आप ही देख सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, खनन विभाग द्वारा की गई नीलामी बजरी, उसकी भी मैं बताना चाहता हूं। इनका 0 ब्लॉक था इनके उस कार्यकाल में, और हमारे कार्यकाल में 17 ब्लॉक हमने नीलामी किए, 17 ब्लॉक बजरी के। प्रधान खनिज लाइमस्टोन आदि में इनका 0 ब्लॉक था, हमने 34 ब्लॉक नीलामी किए। यही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, निर्माण श्रमिकों की सहायता हमने जो की है 69,190, इन्होंने की थी 69,190 और हमने की है 1,96,093। कितना बड़ा अंतर है। जारी किए गए पेयजल कनेक्शन इन्होंने किए थे 1.02 लाख और हमने किए 5.75 लाख। मैं राजस्व प्रकरणों का निस्तारण की अगर बात करें, इन्होंने 38,217 किए थे, हमने 82,894 किए हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि आप करें तो इन्होंने 361 मेगावाट किया और हमने 4168 मेगावाट किया है। मैं कहना चाहूंगा कि चाहता हूं कुछ यूं हो, सबको उनके हिस्से की राहत मिले, चैन की नींद आए, सबको सपनों के फूल खिले, प्रगति के उजाले से अछूता ना रहे कोई, कार्य सारे सिद्ध हों और संकल्प हमारा यही है।